नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, आखिर पहले किसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है? आखिर किसके पर पहले कुतरे जा सकते हैं? दोस्तों, संघ के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आरएसएस बीजेपी को लेकर क्या चाहता है? हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, अगर आप उसे करीने से देखें, गौर से देखें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, वैसे तो हमारे मोदी जी यू टर्न लेने में ज्यादा टाइम लगाते नहीं है, लेकिन ये यू टर्न कुछ समझ नहीं आया। अभी कुछ महीनों पहले तक प्रधानमंत्री उन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे, उन लोगों को अर्बन नक्सल कह रहे थे जो जाति का जनगणना का बात कर रहे थे। बीजेपी का पूरा तंत्र, संसद से अंदर, संसद के बाहर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय हो, चाहे नितिन गडकरी हो। दोस्तों, गडकरी तो ये बोलते थे कि जो जात की बात करेगा उसको वो लात मारेंगे। तो बीजेपी का पूरा तंत्र है वो जाति का जनगणना के जो खिलाफ था। अचानक से कैसे हो गया ये? अब गोदी मीडिया आपको बता रही है कि नहीं, ये तो अचानक से नहीं हुआ, ये तो बहुत सोच समझकर हुआ। तो ये सोच समझकर 4 महीने पहले क्या हो रहा था? कब तो मोदी जी खुद ही अर्बन नक्सल कह रहे थे ना ऐसे लोगों को। दोस्तों, जिस वक्त देश टकटकी लगाए पीएम आवास की तरफ ये सोचकर देख रहा था कि इन मीटिंग से क्या निकल कर आता है, उसी वक्त अचानक खबर आई कि मोहन भागवत मोदी से मुलाकात करने गए। आरएसएस के इतिहास में कभी कोई सरसंघचालक पीएम के घर नहीं गया, सरकारी आवास। तो बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित भी हुए कि यार, इतने संगीन माहौल में कि बस ऐसा लग रहा था कि बस इंडिया मिसाइल दागने वाला है पाकिस्तान की तरफ, मोहन भागवत का क्या काम है? बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए कि मोहन भागवत कोई संवैधानिक पद पर थोड़ी है कि मोदी उनको क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि मोहन भागवत दरअसल वहां गए जातिगत जनगणना को लेकर थे। तो दोस्तों, क्या वाकई में मोदी नहीं चाहते थे जातिगत जनगणना होना? क्योंकि दोस्तों, जातिगत जनगणना एक वैचारिक प्रतिबद्धता है। जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आप जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाएंगे। तो राहुल गांधी पिछले 2 साल से उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा जब उनकी कर्नाटक पहुंची थी, तब से लगातार वो जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं। हर रैली में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में संविधान सभाएं कर रहे हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी के लाइफ का इस वक्त, मतलब उनके पॉलिटिकल लाइफ का एजेंडा बन चुका है वो। लेकिन मोदी तो ऐसा नहीं कर रहे थे ना। कुछ महीने पहले मोदी अगर जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कह रहे थे, तो अचानक से हृदय परिवर्तन क्या इसीलिए हुआ कि आरएसएस ने मोदी को बता दिया, सरसंघचालक ने मोदी को बताया दिया कि ये फैसला तो आपको लेना ही होगा। तो फिर अगर ऐसा है दोस्तों, तो अगला कदम क्या हो सकता है आरएसएस का? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब गई समझिए? देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के तो गजब खेल है। मतलब उनकी कुर्सी अब जाएगी तब जाएगी, इसको लेकर हर 6 महीने में कोई ना कोई चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसी चर्चाएं और तेज हो गई, बस ऐसा लग रहा था अब गई, अब इस्तीफा हुआ, तब इस्तीफा हुआ। और केवल हम नहीं बोल रहे थे, गोदी मीडिया में भी ये 2-3 दिन यही चला है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो किसको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन वही बात है कि योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, तो फिर कैसे उनको कोई हटाए? उनको तो मोदी अमित शाह नहीं हटा पा रहे। लेकिन आरएसएस जब चाहे जो चाहे कर सकता है। दोस्तों, हाल के दिनों में आरएसएस के जो भी कदम उठाए गए हैं, उसको अगर आप गौर से देखें तो आरएसएस ना केवल पूरी तरह से बीजेपी को ड्राइव कर रहा है, बल्कि चाहता है कि बीजेपी पूरी आरएसएसमय हो जाए, जो 2014 से पहले हुआ करती थी। नहीं तो अगर इतनी चल रही है बीजेपी के चाणक्यों की बीजेपी के अंदर, तो 2 साल हो गए, अब तक बीजेपी को एक फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर मोदी इतने ही ताकतवर है तो कोई बीजेपी अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त हो पा रहा है? क्योंकि दोस्तों, आरएसएस ने साफ कर दिया है कि इस बार केवल बीजेपी अध्यक्ष तक बात नहीं होगी। पूरी की पूरी बीजेपी को वो एक तरह से रीडिजाइन करना चाहती है। एक ऐसी बीजेपी जिसको वो आगे 30 साल 35 साल का प्लान बना रही है। और बीजेपी को लेकर जो आरएसएस का ये प्लान है ना, उसमें योगी आदित्यनाथ कहीं फिट नहीं होते। हम मोदी की बात बाद में करेंगे, पहले योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ वो शख्स है जो क्या क्या बातें किया करते थे जातिगत जनगणना को लेकर। तो योगी कहते थे कि जो जाति की बात करते हैं उनमें जो डीएनए है वो रावण का डीएनए है। मतलब योगी ने जाति की बात करने वाले लोगों के लिए क्या क्या कहा था। अब भले ही वो जातिगत जनगणना की तारीफ में मोदी जी के लिए खूब पुल बांधे, लेकिन उनकी पूरी आइडियोलॉजी बिल्कुल खिलाफ है जातिगत जनगणना की। बल्कि उन्होंने तो इसके खिलाफ नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। जब बांग्लादेश में हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ, तो उन्होंने यही तो कहा, देखा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसलिए बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये योगी आदित्यनाथ का नारा था ना। बाद में मोदी ने उसको और साफ किया और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा दिया। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया, उसी वक्त मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी, तभी मैंने आपसे कह दिया था कि ऑफ कोर्स इसके लिए आरएसएस भविष्य की राजनीति देख रहा है, लेकिन जो उसका पहला लिटमस टेस्ट होने वाला है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है।
इस साल बिहार में चुनाव है ही, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना है ऑलरेडी बिहार में हो चुकी है, नीतीश कुमार करवा चुके हैं। तो बिहार में उसका कितना असर दिखेगा वो तो खैर सब देखेंगे। लेकिन अगर दोस्तों 2027 में बीजेपी को चुनाव में जाना है तो आप बिना जाति की बात करे नहीं जा सकते हैं। जब अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर इतना बड़ा डेंट बीजेपी को मार चुके हैं लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव राहुल गांधी के हाथ में लाल किताब, संविधान की किताब बीजेपी को बहुमत से दूर कर चुकी है, तो आरएसएस इसी चेहरे के साथ, इसी उद्देश्य के साथ अब किसी भी हाल जाने को तैयार तो बिल्कुल नहीं होगी। तो जाति का जनगणना न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा असर दिखाने वाली है। तो फिर बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जब बीजेपी इतना बड़ा यू टर्न ले सकती है, मतलब उसका पूरा वैचारिक आप समझ ले परिवर्तन हो गया, जब इतना बड़ा फैसला आरएसएस करवा सकती है मोदी से, तो फिर योगी की कुर्सी क्या चीज है। और दोस्तों जितना मुझे अब दिख रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गई और उनको विवश किया गया कुर्सी छोड़ने के लिए, सीएम का पद छोड़ने के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की लॉटरी लग सकती है। वो भी चाहते ही, उनके समर्थक आए दिन ये नारे लगाते रहते हैं। लेकिन इस तरह की भीतरघात बचाने के लिए ये भी हो सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली जाए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा जो हरियाणा में हुआ था, जो गुजरात में हुआ था, पूरा कैबिनेट साफ। वैसा कर सकती है बीजेपी। जब आरएसएस जाति का जनगणना करा सकता है तो योगी की कुर्सी लेना तो बहुत कोई बात ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आरएसएस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप इस संगठन को पसंद करें ना करें, 50 साल के लिए सोचता है, 25-30 साल के लिए सोचता है। वो नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में जो जमीन बीजेपी की बनी है वो कमजोर हो, क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान यहाँ डेंट पड़ गया तो बीजेपी कहां से नया वोट अर्जित करेगी। तमिलनाडु में तो सरकार नहीं बना सकती ना बीजेपी हाल फिलहाल। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब जाति का जनगणना को लेकर मोदी को मजबूर कर सकती है आरएसएस, तो क्या योगी आदित्यनाथ का भी अब जाना तय है। क्योंकि अगर आप दोस्तों पीडीए से आपको मुकाबला करना है और आप खुद कह रहे हैं कि हम जाति पूछवाएंगे, जाति का जनगणना करवाएंगे, तो फिर आप ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे झेलेंगे जो अपने ठाकुर होने पर गर्व करते हैं, जिनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जैसे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान यादववाद देखा जाता था, थानों में यादवों की चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट यादवों को मिल रहे हैं। वही आरोप विपक्ष यही लगाता है उत्तर प्रदेश में कि सब ठाकुरवाद चल रहा है, थानों में ठाकुरों की चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट ठाकुरों को मिल रहे हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह के अत्याचार की खबर पिछड़ी और दलित समाज के लोगों पर आई है यूपी में, वो बहुत गंभीर परिणाम, राजनीतिक परिणाम बीजेपी को भुगतने पर मजबूर कर सकती है। तो अगर जाति का जनगणना हो सकता है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कैसे सेफ है, बहुत क्लियर कट है ना। और अभी तक तो योगी की कुर्सी बजाने वाला ही संघ था। सब जानते हैं कि भाई मोदी और अमित शाह की चलती तो लोकसभा चुनाव के बाद ही योगी की कुर्सी चली आती, तो संघ ने हाथ रखा हुआ था। लेकिन क्या संघ को भी रिपोर्ट मिल चुकी है, संघ के प्रचारक भी उसको रिपोर्ट दे चुके हैं कि भाई अगर आपको यूपी, बिहार, हिंदी पट्टी में अपना प्रभुत्व और मजबूत करना है, पहले की तरह बनाए रखना है, तो आपको जाति पर बात करनी पड़ेगी। और अगर संघ ये कर सकता है तो फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो बहुत छोटी चीज है। दोस्तों संघ का तो पूरा एजेंडा ही, संघ की स्थापना ही किस चीज के लिए हुई है, हिंदुओं को एक करना है। ऑफ कोर्स आरएसएस की विचारधारा में मुसलमानों को लेकर जो उनके विचार हैं वो तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही है, लेकिन हिंदुओं को जाति के भेद से अलग करना है ना, यही तो आरएसएस की विचारधारा है। तो अब आरएसएस इस बात के लिए राजी हो गई और राजी करवा दिया उसने मोदी को कि जाति का जनगणना कराइए। दोस्तों ये एक ट्रीटमेंट है जो आरएसएस कर रही है कि भाई जो हिंदुओं की एकता की बात करते हैं उनको हिंदुत्व की राजनीति, और अगर पिछड़े जाति के दलित, आदिवासी, ओबीसी सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति पसंद कर रहे हैं, तो चलिए उनके लिए हम भी कह देते हैं कि जाति का जनगणना भी हम कराने को तैयार हैं। तो ये दबाव अगर आरएसएस यहां तक झेल सकती है तो फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। अब दोस्तों जाति का जनगणना को लेकर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी बहुत सजग है। जाति का जनगणना का इधर ऐलान हुआ, उसी दिन राहुल गांधी रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनके जो तेवर थे बहुत क्लियर थे कि मुझे इस बात का डर है कि इसका भी जो हश्र है वो महिला आरक्षण बिल जैसा ना हो जाए। महिला आरक्षण बिल लाया गया, कब आया कब गया पता ही नहीं चला, लागू कब होगा। दोस्तों वो बिल पास कर दिया गया लोकसभा से, लेकिन वो लागू कब होगा किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो जाति का जनगणना सरकार ने कह दिया हम कराएंगे, कब कराएंगे, कब से कराएंगे, जनगणना होने वाली कब है ये भी नहीं पता किसी को औपचारिक तौर पर, ये भी नहीं पता कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। दोस्तों बिहार में जब जाति का जनगणना कराई है तो जानकार ये बताते हैं करीब 400 करोड़ के आसपास
केवल बिहार में लगा है 400 करोड़ से ज्यादा। तो देश में तो जाति की जनगणना कराने के लिए आपको कम से कम 4000 करोड़ चाहिए। देश कितना बड़ा है ये, कहां कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, कहां गुजरात से लेकर मेघालय तक, मतलब कितना बड़ा देश है हमारा, कितनी घनत्व आबादी है। छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर हाई फाई सोसाइटी घरों तक, एक एक दुकान, एक एक घर में, एक एक जगह जाति का जनगणना होती है। सबसे पूछा जाता है कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं, उनके घर में कितने लोग हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत खर्चीला प्रोसेस है। ये बजट एलोकेशन कब होगा इसके लिए, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो विपक्ष इस बात को लेकर भी बहुत सजग है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका हश्र भी, कहीं बस मोदी इसको लेकर एक मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। आप सरकार को बताना पड़ेगा कि ठीक है आप जाति का जनगणना करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप झुक गए हमारे आगे। ये बताइए करा कब रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। दोस्तों ये बात सच है कि देश में हिंदुत्व की राजनीति पूरी तरह से बदलेगी। दोस्तों जिस दिन सरकार ने फैसला लिया था, मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था अब देश की राजनीति बदल गई। अगर आरएसएस जाति का जनगणना करवाने को राजी हो गई, इसका मतलब आरएसएस के पास रिपोर्ट है कि देश की राजनीति बदल चुकी है। टीवी में चाहे हिंदुत्व को लेकर कितना भी माहौल बना ले सरकार, हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। इससे सांप्रदायिक चुनाव तो देश में कुछ नहीं हो सकता ना, जो इस बार लोकसभा में हुआ है। स्वयं मोदी जी को मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरे तक आना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, बहुमत से दूर हो गए ना। इसका मतलब हिंदुत्व पॉलिटिक्स का हो गया है, दी एंड होने वाला है। हुआ नहीं है तो दी एंड होने वाला है। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो बहुत बदलेगी, लेकिन सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स भी बदलेगी। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि बस ये मोदी का जुमला है, आया गया, ये जुमला अगर मोदी चाहे भी तो इसको जुमला होने नहीं दे सकते, क्योंकि विपक्ष घात लगाए बैठा है। सरकार ने इसमें जरा से हीला हवाली की, विपक्ष इतना डैमेज करेगा इस सरकार को, इतना डैमेज करेगा कि मतलब ये सरकार बीजेपी की दशकों के बाद आखिरी सरकार न बनकर रह जाए। दोस्तों ये भानुमति का कुनबा है जिसमें बीजेपी ने हाथ रख दिया है। अब बीजेपी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बीजेपी ठंडे बस्ते में डाल ही नहीं सकती इसको। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।